Hello friends, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi and I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to talk about some PYQs which are related to unit number 3, that is textile. So today in this session we are going to discuss about some MCQs, PYQs और साथ ही साथ हम वो वाले भी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, कैसे आपको टेक्सटाइल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन सब के बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज सीरीज ऑफ लूप दैट इंटरसेक्ट हॉरिजॉन्टली इन अ फैब्रिक इज कॉल्ड. ऐसे आपको लूप्स बताने हैं जो कि हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट करते हैं. तो हमने जब भी बात की थी यहाँ पर लूप्स बनाने की निटिंग में या फिर वीविंग में, तो यहाँ पर क्या थे, हमने दो चीज पढ़ी थी, एक था वेफ्ट और एक था वाप. तो जब इनकी इंटरलेसिंग होती है तभी क्या होता है, फैब्रिक बनता है. अब यहाँ पर पूछा है ऐसे कौन से लूप है जो कि हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट करते हैं. तो हॉरिजॉन्टली कौन से करते हैं, वेफ्ट, और वाप कौन से करते हैं, ये जो इंटरसेक्ट करते हैं वो करते हैं वर्टिकली. सो हेयर द आंसर विल बी आंसर नंबर सी विच इज वेफ्ट. तो जब भी जो हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं वेफ्ट और वर्टिकली जो करते हैं उनको हम बोलते हैं वाप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारी डाइज दे रखी है, यहाँ पर मैच करना है. तो यहाँ पर कैसे मैच करेंगे, यहाँ पर एसिड डाई दी हुई है, एजोइक डाई दी हुई है, सल्फर डाई एंड वाट डाइज. तो यहाँ पर हमने पढ़ा था जो एसिड डाई था वो क्या था, वाटर सॉल्यूबल एनायनिक, और यहाँ पे जो बेसिक डाई होती है वो कैसी होती है, केटायनिक. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर मिल गया. अब जब भी हम मैच द फॉलोइंग अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले आप वो वाले निकाल दो जो आपको आंसर पता है. जैसे आपने एसिड डाई को मैच कर दिया, एजोइक डाई. एजोइक डाई कौन सी होती है, ये जब मैंने आपको डाइज का सेशन दिया था उस सेशन में बताया था कि एजोइक डाइज वो डाइज होती है जो कि कपड़े के अंदर जाके कलर देती है, जिसको हम इनग्रेन डाई भी बोलते हैं. मतलब ये क्या करती है, कपड़े के अंदर जाके कलर प्रोड्यूस करती है. दैट इज एजोइक डाइज, मींस डाई डेवलप विद इन द टेक्सटाइल फ्रॉम केमिकल रिएक्शन. नाउ सल्फर डाई कौन सी थी, जो सल्फर डाई है वो है वाटर इनसॉल्युबल डाई. और डिसएडवांटेज क्या था मेन सल्फर डाई का, हम इसको ज्यादा रूम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करती है, सल्फ्यूर मॉइस्चर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है जो कि ह्यूमंस के लिए सही नहीं है, कार्सिनोजेनिक हो सकता है और कुछ इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है. ऑल्सो यहाँ पे कुछ नाइट्रोजिनस फ्यूम्स भी निकलती है जो कि इन्वायरमेंट को हार्म कर सकती है. तो यहाँ पर जो सल्फर डाई है वो कौन सी होगी, इनसॉल्युबल डाई, इनको सॉल्युबल बनाया जाता है. नाउ व्हाट आर वैट डाई. अब जो बच गया वो कौन सा होगा, वेट डाई का, मींस ऑप्शन नंबर ए. वेट डाई में कुछ प्रोसेस थी. सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है वेट डाई में, वेटिंग होता है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले वेट डाई क्या है, इनसॉल्युबल है. तो जब इनसॉल्युबल है तो इसको सॉल्युबल बनाया जाता है. और सॉल्युबल कैसे बनाया जाता है, जब इसको सॉल्युबल बनाते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस होती है रिडक्शन. इस रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ल्यूको कंपाउंड मींस जो ट्रांसपेरेंट कंपाउंड एक निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूको कंपाउंड. ल्यूको कंपाउंड बनने के बाद मींस यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गई रिडक्शन. सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, डाइंग होती है, जहां पर कपड़े को कलर किया जाता है. डाइंग इज द सेकेंड स्टेप. और थर्ड स्टेप इज यहाँ पर फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन की जाती है, मतलब इसको वापस से सॉल्युबल बनाया जाता है ताकि जो स्ट्रेंथ है, डाई एफिनिटी है, डाई एब्जॉर्प्शन पावर है वो इंक्रीज हो जाए. तो यहाँ पर दोबारा से ऑक्सीडेशन करी जाती है. तो ये 3 स्टेप्स होते हैं वेटिंग में. तो यहाँ पे जो वेट डाई है वो कैसे यूज होती है, अप्लाइड एज अ रिड्यूस्ड ल्यूको. मतलब फर्स्ट इसमें क्या है, ल्यूको कंपाउंड में निकलता है, जो फर्स्ट कंपाउंड है वो ल्यूको निकलता है रिडक्शन प्रोसेस में, तो इसलिए रिड्यूस्ड ल्यूको लिखा है. तो दिस इज द वे हाउ यू डू द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्या करना है, प्रिंटिंग जो एजोइक डाई है, एजोइक डाई का आपको सीक्वेंस अरेंज करना है. जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं
जिसमें सीक्वेंस अरेंज करना होता है। अब हम सीक्वेंस अरेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एजोइक डाई के बारे में यहाँ पर सीक्वेंस लगाना है। तो एजोइक डाई का सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले नेफ्थोलेशन करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप। जब भी मैंने आपको डाइज का एक सेशन दिया हुआ है, वहां पर आप जाके देख सकते हो, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट डाइज के बारे में डिस्कस किया है। तो वहां पे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है नेफ्थोलेशन। इस केस में क्या होते हैं, नेफ्थोल जो है वो रिएक्ट करते हैं इन द अल्कली सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज डायएजोटाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो नेफ्थोल है वो अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है NH2 के साथ, जिसमें आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जिसको हम बोलते हैं ये वाला ग्रुप एजाइड ग्रुप। और यहाँ पे नेफ्थोल रिएक्ट करता है NH2 के साथ, और यहाँ पे डायएजोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस HCl। तो वो प्रोसेस होता है नेफ्थोलेशन, सॉरी डायएजोटाइजेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया नेफ्थोलेशन, देन डायएजोटाइजेशन। उसके बाद कपलिंग करी जाती है। कपलिंग में जो डाई बन के आती है उसको फैब्रिक के साथ बाइंड करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कपलिंग होती है, देन उस नेफ्थोल को क्लियर करा जाता है इन द अल्कली सॉल्यूशन। तो करेक्ट सीक्वेंस विल बी C, A, D and B। दिस इज द वे हाउ यू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर सीक्वेंस के जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एजोइक डाई का सीक्वेंस बताओ, या फिर कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है आपके नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर की, स्पिनिंग का सीक्वेंस भी आ सकता है, या फिर अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो वह कैंडी मेकिंग, चीज मेकिंग, इन सब के प्रोसेस भी ऐसे सीक्वेंस में पूछ लिए जाते हैं। डाइज के केस में जनरली इस तरह के सीक्वेंस पूछे जाते हैं, जिसमें जो स्टेप्स हैं उनको अरेंज करना होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, यहाँ पर डायरेक्ट सिस्टम यार्ड नंबर का कौन सा है। तो डायरेक्ट सिस्टम में कौन कौन सा यहाँ पर कौन से इंक्लूड होते हैं डायरेक्ट सिस्टम में। तो जब भी हम डायरेक्ट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें डेनियर और टेक्स इंक्लूड होते हैं, ये आते हैं डायरेक्ट सिस्टम में। और कॉटन और वस्टेड काउंट जो आता है वो आता है इनडायरेक्ट सिस्टम में। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट सिस्टम है, डेनियर और टेक्स यूनिट में हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे डेनियर क्या है, डेनियर इज द, यहाँ पर कितना है, आपने 9000 मीटर यार्न अगर आप लेते हो तो उसका वेट कितना आता है इन ग्राम, दैट इज डेनियर। और टेक्स में क्या होता है, यहाँ पे 1000 मीटर में जो आप यार्न ले रहे हो उनका वेट कितना आएगा ग्राम्स में, दैट इज द टेक्स यूनिट। तो हेयर आंसर नंबर B इज द करेक्ट आंसर, C एंड D यहाँ पर डायरेक्ट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5th क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल to dye textile containing fibers having different dye affinity with one solid color using a single dye bath। आप एक सिंगल डाई बाथ को यूज करके क्या आप कपड़े पे डाई लगा सकते हो जिसके डिफरेंट एफिनिटी हो, मतलब डिफरेंट बाइंडिंग कैपेसिटी हो और वन सॉलिड कलर हो। तो यहाँ पे हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिंगल डाई बाथ बना रहे हैं और एक सॉलिड कलर ले रहे हैं तो डिफरेंट हम उसमें फैब्रिक को कलर कर सकते हैं। रीजन क्या है, डाइज हैविंग एफिनिटी फॉर डिफरेंट फाइबर टाइप्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वन सॉलिड कलर। मतलब जो अलग अलग डाइज है डिफरेंट फाइबर्स पे जो यूज हो रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है, वन सॉलिड कलर। तो इसका रीजन भी क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर हम सिंगल डाई बाथ बनाते हैं तो उस केस में क्या है, अगर हम सिंगल डाई बाथ बना रहे हैं, डाई की डिफरेंट एफिनिटी है, तो फिर भी वन सॉलिड कलर से हम कपड़े को डाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, बोथ द असर्शन एंड रीजन इज द करेक्ट। अब यहाँ पर जनरली आपको होम साइंस के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपके पास मैच द फॉलोइंग आएगा, सेकेंड नंबर पे सीक्वेंस में अरेंज करने के टाइप क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड इज असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपकी थ्योरी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं, इसलिए जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसको डीप में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड डाइज आर सुटेबल फॉर वूल एंड सिल्क। यहाँ पर क्या है, एसिड डाई जो है वो सूटेबल है वूल और सिल्क के लिए। रीजन क्या है, यहाँ पर है वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप फाउंड इन वूल एंड सिल्क। तो यहाँ पर क्या है, जो एसिड डाई है वो सुटेबल है वूल और सिल्क के लिए, ठीक है, असर्शन ठीक है, क्योंकि एसिड डाई वूल और सिल्क के लिए ही ज्यादातर यूज करे जाते हैं। लेकिन रीजन क्या है, एसिड डाई फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
क्या यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एसिड डाई आयोनिक बॉन्ड बनाते? नहीं, यहाँ पे जो डाई बनाती है, जो बॉन्ड बनाता है, वो अमीनो ग्रुप के साथ बनता है, नॉट विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एसिड डाई जो ग्रुप बनाएगी वो अमीनो ग्रुप के साथ बनाएगी, नॉट विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे असर्शन सही है, बट जो रीजन है वो क्या है? रोंग। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट बट आर इज द रोंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the next question, question number 7th. The most suitable method of printing with dispersed dye is transfer printing. जब मैंने आपको डाइंग प्रिंटिंग पढ़ाया था तो उसमें सॉरी जब हमने डाइज के बारे में पढ़ा था तो वहां पर क्या था? डिस्पर्स डाई के बारे में भी पढ़ा था। तो वहां पर डिस्पर्स डाई क्या है? ट्रांसफर प्रिंटिंग में सबसे ज्यादा यूज होती है, करेक्ट है, क्योंकि जब हम ट्रांसफर प्रिंटिंग करते हैं तो वहां पे जो सुटेबल मेथड होता है सबसे ज्यादा वो डिस्पर्स डाई का होता है, क्योंकि डिस्पर्स डाई क्या करती है? सब्लाइम हो जाती है, मतलब ये सब्लिमाइज हो जाती है हाई टेम्परेचर पे। ये भी करेक्ट है। जब मैंने आपको डिस्पर्स डाई के बारे में डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था हीट के थ्रू वो क्या बनती है? सॉल्युबल बनाई जाती है, और एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इट गेट्स सॉल्युबलाइज्ड। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट, मीन्स assertion and reason both are the correct answer. Here both the statement are correct. So here both statement are correct. Option number D is the correct answer. Now question number 8 is silk is resilient as wool. सिल्क जो है उसकी रेजिलेंसी क्या है? वूल के जैसी है। सिल्क की रेजिलेंसी वूल के जैसी है। रीजन क्या है? यहाँ पर सिल्क फाइबर्स ऑल्सो कंटेन सिस्टीन लिंकेज। यहाँ पर रेजिलेंसी सिल्क और वूल की सेम नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों की रेजिलेंसी क्या है? डिफरेंट। रेजिलेंसी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम किसी चीज को इलोंगेट करते हैं तो वो अपनी और कितने बाउंस करके अपनी पोजीशन पे कितनी देर में वापस आ रही है, दैट इज रेजिलेंसी। और उसमें कितनी क्रीज आ रही है, कितना रिंकल आ रहा है, दैट इज रेजिलेंसी। तो इस केस में सिल्क और वूल की अलग अलग रेजिलेंसी होती है। सिल्क फाइबर ऑल्सो कंटेन सिस्टीन लिंकेज। रीजन क्या है रेजिलेंसी का? क्योंकि सिल्क फाइबर में सिस्टेन लिंकेजेस होती है। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि सिल्क फाइबर में सिस्टीन नहीं होती, वहां पे पेप्टाइड लिंकेज होती है, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि सिल्क की रेजिलेंसी वूल से अलग होती है और सिल्क में सिस्टीन लिंकेज नहीं होके यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज होती है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9th। अब यहाँ पर क्या है? कॉटन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फैब्रिक फॉर इन्फेंट वेयर। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया कपड़ा कौन सा होता है? कॉटन का। नेक्स्ट जो है, कॉटन इज एब्जॉर्बेंट वॉशेबल एंड ब्रीथेबल फैब्रिक। कॉटन क्या है? अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है, वॉशेबल है और ब्रीथेबल फैब्रिक है। तो यहाँ पर क्या है? असर्शन है। कॉटन क्या सूटेबल आपके पास फैब्रिक है इन्फेंट वियर के लिए? क्यों? क्योंकि कॉटन क्या है? अच्छा एब्जॉर्बेंट है, अच्छा वॉश हो जाता है और ब्रीथेबल है। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉटन क्या है? वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, इजीली उसको वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग। इस तरह का क्वेश्चन आया है पहले नेट के एग्जाम में, तो यहाँ पर ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट है क्रीप यान, शिनले यान, कॉर्क्सक्रू यान एंड द फ्लॉक यान। ये सारे यान क्या है? ये सारे टाइप के यान जो है दैट आर नोवेल्टी यान्स। अब नोवेल्टी यान्स कौन से यान्स होते हैं? ऐसे यान्स जो कि डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज करे जाते हैं, जो कि डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ये सारे टाइप के यान्स दे रखे हैं, इनको मैच करना है। अब जो क्रीप यान है, क्रीप यान में क्या है? हम सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ ट्विस्ट करते हैं, जिसमें ट्विस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। शिनले यान में क्या है? जब शिनले यान पढ़ाया था मैंने आपको, तो वो जर्नली वूवन फैब्रिक पे ही हम करते हैं शिनले यान को। कॉर्क्सक्रू यान जो है, कॉर्क्सक्रू यान किससे बनता है? यहाँ पर 2 प्लाई यान से क्या बनता है? कॉर्क्सक्रू यान। जब मैंने आपको कॉर्क्सक्रू यान पढ़ाया था तो वो ऐसे स्पाइरल शेप के बनते थे। तो यहाँ पर क्या है? इसमें 2 प्लाई यान्स का यूज किया जाता है। जैसे ये वाला है, ये इससे एक यान निकला तो इनको ट्विस्ट करके यान बनाया, तो यहाँ पर क्या है?
टू प्लाई यार्न का यूज किया जाता है, हैविंग डिफरेंट कलर काउंट एंड ट्विस्ट। नाउ कमिंग टू द फ्लोक यार्न, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ यार्न पढ़ाया था तो फ्लोक यार्न में मैंने आपको बताया था कि जो फाइबर्स है, फाइबर्स को ऐसे करके उसमें एक यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे टफ्ट्स निकल जाते हैं, मतलब फाइबर्स निकल जाते हैं, तो इसको मैच करेंगे हम सिंगल यार्न विद स्मॉल टफ्ट ऑफ फाइबर एडेड इन द इंटरवल। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल पर हम टफ्ट्स को ऐड करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ यार्न्स आर कॉल्ड फ्लॉक यार्न्स। तो क्रीप यार्न्स में हम हाई लेवल ऑफ ट्विस्टिंग करते हैं, शिनले यार्न में हम जनरली वुवन फैब्रिक पे करते हैं, कॉर्कस्क्रू यार्न में हम टू प्लाई यार्न्स का यूज करते हैं, एंड फ्लॉक यार्न्स में हम इंटरवल पर टफ्ट्स को ऐड करते हैं। नाउ 11th क्वेश्चन इज, यहाँ पर केमिकल फिनिशेस हैव एक्सक्लूसिवली गिवन टू द कॉटन टू इंक्रीज लस्टर स्ट्रेंथ एंड डाई एबिलिटी आर। यहाँ पे कौन कौन से फिनिशेस अप्लाई करे जाते हैं कॉटन पर ताकि उसका लस्टर स्ट्रेंथ और डाई एबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, जनरली जो अब मैंने आपको जब टेक्सटाइल फिनिशेस के बारे में पढ़ाया था तो हम कौन से यूज कर रहे थे, एक ब्लीचिंग प्रोसेस कर रहे थे और एक मर्सराइजेशन कर रहे थे। मर्सराइजेशन तो जनरली हम कॉटन में ही करते हैं, जिसमें कॉटन की अपीयरेंस को एनहांस करते हैं। ब्लीचिंग के केस में भी हम सरफेस को एनहांस करते हैं यूजिंग द ब्लीचिंग एजेंट्स। जनरली यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को यूज करा जाता है। यहाँ पर जो फुलिंग है, फुलिंग में हम क्या करते हैं, एक फ्लफी मास बन जाता है, जैसे हम वूल के केस में यूज करते हैं, यहाँ पे एक फ्लफी मास बन जाता है ताकि यहाँ पे जो आपके पास वो है कॉटन है उसमें वूल है उसमें इजीली एयर ट्रैप हो जाए। और क्रैबिंग में हम क्या करते हैं, क्रैबिंग में हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं, मतलब ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करी जाती है फैब्रिक में, स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं ताकि उसमें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाए। टू इम्प्रूव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ वी अप्लाई द क्रैबिंग प्रोसेस। यहाँ पर फुलिंग में क्या करते हैं, वूल के केस में जनरली हम फुलिंग करते हैं, यहाँ पे मास बना दिया जाता है जिससे इजीली एयर जो है वो वूल में ट्रैप हो सकती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फुलिंग। तो यहाँ पर ये फुलिंग जो है वो फिनिशिंग नहीं है, क्रैबिंग में भी फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉटन के केस में जनरली ब्लीचिंग और मर्सराइजेशन किया जाता है, जिसमें हम कॉटन की लस्टर स्ट्रेंथ और डाई एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, विच आर ट्विल वेव। तो यहाँ पर ट्विल वेव कौन कौन से होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक कैलिको ऐसा है जो कि प्लेन वीव है, और यहाँ पे सिर्फ कैलिको ऐसा है जो प्लेन वीव है। रेस्ट 3 ऑप्शंस आर ट्विल वेव, गैब्राडाइन, ड्रिल एंड सर्ज, 3 of these weave are twill weave. So option number A, B and D is the correct answer. ये examples आपको याद करने पड़ेंगे, ट्विल वीव के, प्लेन वीव के, और जितने भी टाइप्स ऑफ वीव है, डॉबी, जैकॉर्ड, ये सब के एग्जाम्पल्स जो है वो ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, इस यहाँ पर आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ट्विल वेव, प्लेन वीव, यहाँ पर कौन सा है, कैलिको जो है वो प्लेन है, रेस्ट 3 आर ट्विल वेव। नाउ 13th क्वेश्चन इज, पिगमेंट कलर्ड आर यूज्ड इन सॉल्यूशन डाइंग फॉर द। पिगमेंट कलर्स जो है जो आर्टिफिशियल होता है, अब जो आर्टिफिशियल कलर्स है वो जनरली किस में होते हैं, ये तो नेचुरल है, नेचुरल में तो यूज होते ही नहीं है। तो आर्टिफिशियल कौन सा बचा, नायलॉन एंड रेयन। तो यहाँ पर ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनिशेस इम्प्रूव लस्टर टू द फैब्रिक। लस्टर किससे आता है, यहाँ पे लस्टर आता है, सूदिंग में क्या करते हैं हम, फाइबर्स को रेज करते हैं, फाइबर्स को रेज करते हैं सरफेस पे। सिरे एंड फ्लॉकिंग, यहाँ पर फ्लॉकिंग में क्या, फ्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, फ्लॉकिंग में यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर फाइबर्स को अटैच किया जाता है, मतलब फाइबर्स अटैच्ड एट सर्टेन एरिया। यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ एरिया में फाइबर्स को अटैच किया जाता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है गिगिंग, गिगिंग में क्या करते हैं हम, फाइबर्स को रेज करते हैं, गिगिंग में भी फाइबर्स को रेज करते हैं, लेकिन जनरली ये हम स्मूथ सरफेस पे
करते हैं, ये जनरली यूज होता है स्मूथ सरफेस पे। तो हेयर आंसर इज द सी विच इज सिरे। सिरे का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लस्टर प्रोवाइड करना किसी भी फैब्रिक में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेन वीव। यहाँ पे प्लेन वीव कौन सा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि कैलिको जो है वो प्लेन वीव है। अब आपको नोट बताना है। तो जब हमने ट्विल वीव डिस्कस किया था, उस ट्विल वीव में ड्रिल भी लिखा था, गैब्राडाइन, ड्विल, ये सारे क्या है, ट्विल वीव है। और बाकी चिंट्स, कैलिको एंड परकेल, ये जो है आपके प्लेन वीव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रिल वीव है वो कैसा वीव है, ट्विल वीव। तो यहाँ पे जो ड्रिल वीव है वो है ट्विल वीव, रेस्ट 3 आर प्लेन वीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ हैंड प्रिंटिंग टेक्निक। कौन सी हैंड प्रिंटिंग टेक्निक नहीं है। जब मैंने आपको प्रिंटिंग टेक्निक्स बताई थी, वहां पर बताया था स्टेंसिल, ब्लॉक और स्क्रीन, ये तीनों ही हैंड प्रिंटिंग है। लेकिन जो डुप्लेक्स प्रिंटिंग है, जिसमें दोनों साइड पे सेम अपीयरेंस दिखता है, वो वाला जो है प्रिंटिंग नहीं है, हैंड प्रिंटिंग नहीं है, मशीन प्रिंटिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन टेक्सटाइल। यहाँ पे प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या यूज करता है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हमने जब टेक्सटाइल फिनिशेस पढ़े थे उसमें ही पढ़ा था कि हम वाटर रेपेलेंट क्लॉथ बना रहे हैं, फ्लेम रिटार्डेंट बना रहे हैं। तो वो उसमें उससे जो उस टेक्नोलॉजी से हम बनाते हैं, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है, यूवी प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी है, फ्लेम रिटार्डेंसी है, हाई एनर्जी कंजप्शन है, इंक्रीज एफ्लुएंट, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता। इफ्लुएंट जो आपका इफ्लुएंट जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हमने पढ़ा था इफ्लुएंट, उसके बारे में तो कंटामिनेशन तो बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ पे जिसमें डी है वो हटा दो, ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया, ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया, ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया, आंसर अपने आप ही आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ये ट्रिक होती है, दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके आंसर्स निकाल सकते हो। जैसे मैंने इफ्लुएंट इंक्रीज तो नहीं करता क्योंकि कंटामिनेशन तो होता ही नहीं है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ पे ये ऑप्शन को रिमूव करा, डी ऑप्शन सारे हट गए। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो गया, ए, बी एंड ई। यहाँ पे यूवी प्रोटेक्शन देता है, फ्लेम रिटार्डेंसी प्रॉपर्टी होती है एंड हाइड्रोफोबिक होता है, हाई एनर्जी कंजप्शन नहीं होती, तभी हम प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनिश इम्पार्ट लस्टर टू द फैब्रिक। अगेन जो अभी हमने सिरे पढ़ा था वो भी लस्टर प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सिरे जो है। अगेन यहाँ पे अब बी देखो, अब बी तो सब में ही आ रहा है। अब यहाँ पर गिगिंग में हमने पढ़ा था, गिगिंग में क्या था, स्मूथ सरफेस पे फाइबर्स को रेज किया जाता है, तो गिगिंग तो वैसे ही नहीं हो सकता। बचा कैलेंडरिंग, बीटलिंग और मोयर। यहाँ पे अब क्या होगा, बीटलिंग में भी हम लस्टर प्रोवाइड करते हैं, कैलेंडरिंग में क्या था, हाई हीट करते हैं, हीट की वजह से वो सरफेस को स्मूथ और लस्टर प्रोवाइड होता है। तो ई सही है, बी सही है। अब बी और ई देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ई इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बीटलिंग में भी हम क्या करते हैं, लस्टर इम्पार्ट करते हैं। मोयर में क्या होता है, यहाँ पर जो वेवी पैटर्न में फैब्रिक बनता है, जो यहाँ पे जो फैब्रिक बनता है वो वेवी पैटर्न में बनता है, मतलब वेव की तरह पैटर्न्स जो बनते हैं उनको हम मोयर बोलते हैं। तो इस केस में सिरी, बीटलिंग एंड कैलेंडरिंग जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सचर्ड यार्न्स आर नॉट प्रोन टू सैगिंग। यहाँ पे जो टेक्सचर यार्न है उसमें स्नैगिंग नहीं होती, मतलब वो श्रिंक नहीं करता, सिकुड़ता नहीं है, उसमें से फाइबर्स बाहर नहीं आते, ठीक है, तभी हम टेक्सचर्ड यार्न्स बनाते हैं। यहाँ पर रीजन क्या है, रीजन इस वजह से कि लूज सरफेस एरिया रहता है, ताकि वहां पर जो रफ और शार्प ऑब्जेक्ट है वो इजिली टीयर अप ना करे उस फैब्रिक को। तो यहाँ पर क्या है, टेक्सचर्ड यार्न में स्नैगिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पे लूज सरफेस एरिया होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो दोनों करेक्ट है, इसका रीजन भी करेक्ट है और असर्शन जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तभी हम टेक्सचर्ड यार्न बनाते हैं ताकि उसमें लूज सरफेस रहे और वहां पे फैब्रिक जो है वो रफ या किसी उसमें शार्प ऑब्जेक्ट में आके टीयर ना करे। तो जो यहाँ पे 20 जो क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन इज
बास्केट, रिब्ड, ट्विल एंड साटिन ऑल आर बेसिक वीव। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे बास्केट, रिब्ड, ट्विल एंड साटिन, ये सारे क्या बेसिक वीव है? हाँ, ये सारे बेसिक वीव है। जब हमने वीविंग के बारे में पढ़ा था तो ये सारे वीव के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इन ऑल दीज वीव्स थर्ड सेट ऑफ यार्न्स आर यूज्ड। क्या यहाँ पे 3 सेट ऑफ यार्न्स यूज होते हैं? नहीं, किसी में हम 2 प्लाई यार्न्स का यूज करते हैं, किसी में हम बास्केट वाले में हम इंटरलेसिंग करे थे 2 प्लाई यार्न्स को लेकर। तो यहाँ पर क्या है, असर्शन सही है, बट जो रीजन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अगेन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। अब हमने सिरे पढ़ चुके हैं, सिरे में क्या है, यहाँ पर हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं सरफेस को। प्लीजे जो होता है, प्लीजे का मतलब होता है जब सरफेस रिंकल्ड रह जाती है उसको हम बोलते हैं प्लीजे। सोदे में क्या होता है, यहाँ पे सोदे में हमने क्या पढ़ा था, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, फाइबर्स को रेज कर रहे हैं, मतलब वहां पे कैसी सरफेस बनेगी, फर्स्ट, मतलब ये है जब हम फाइबर्स को ऐसे ऐसे रेज करते हैं फैब्रिक में से, तो फर्स्ट मतलब फर की तरह जो है वो फर्स्ट जो उभरा हुआ है उसकी तरह सरफेस दिखती है, दैट इज सोदे। मॉयर में अगेन हम क्या कर रहे हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम फैब्रिक को वेव पैटर्न दे रहे हैं, मतलब वेव्स की तरह वहां पे पैटर्न बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये मैंने पहले भी आपको कराया है। यहाँ पर जो है ये माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है। ये कौन सा टेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। यहाँ पर जब मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया था, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं फाइबर्स में, तो वहां पर बताया था कि आइडेंटिफिकेशन में जो है उसमें हम 2 तरह के टेस्ट यूज करते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और सेकंड जो है वो करते हैं हम बर्निंग टेस्ट। तो इस केस में हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट को यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द फाइबर्स। कैसे हम फाइबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम बर्निंग टेस्ट करते हैं तो फाइबर्स को बर्न करके देखते हैं, बर्न करने के बाद जो उनका रिजल्ट आता है वो चेक करते हैं अलग अलग फाइबर्स का, कोई ग्लो करता है, कोई ऐश प्रोड्यूस करता है। और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में हम माइक्रोस्कोप के अंदर फाइबर्स को रखते हैं, फिर उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। तो वूल के केस में जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है स्केल्स, वूल्स में स्केल्स की तरह आता है, लिनन में नोड्स की तरह आता है। उसके बाद यहाँ पे जो सिल्क है, सिल्क में आता है ग्लास रोड स्ट्रक्चर, और कॉटन के केस में क्या आता है, कॉन्वल्शंस। तो इस तरह के जो है मैच द फॉलोइंग पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द टेक्सटाइल। होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा सेशन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे जिसमें मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस में अरेंज करना आएगा, और असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स जनरली असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरीके से इसी पैटर्न को यू फॉलो करते हुए आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, इनको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी ऐसे ही रखिए। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड स्टडी हार्ड।